नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं मोस्ट आईएमपी एवं पीवाईक्यू क्वेश्चन। और आज हम पढ़ेंगे किसके, गुप्त काल के पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू क्वेश्चन। हुआ क्लियर? इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो गुप्त वंश है, ये जो गुप्त थे, ये एक्चुअली कुषाणों के सामंती थे। किसके थे? कुषाण। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी आएगा आपको कि किसके सामंती थे, तो ये कुषाणों के सामंती थे। इसके बाद इनके एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त ने जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना की, लेकिन क्या हुआ कि इनका पुत्र हुआ है, वो हुआ है घटोत्कच। कौन हुआ है? घटोत्कच। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? किसका? घटोत्कच का। तो इसका उल्लेख मिलता है रीवा के सूफिया अभिलेख में। सूफिया अभिलेख में उल्लेख मिलता है किसका? घटोत्कच का, जो किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद इस वंश में एक महान शासक हुआ है, उसका नाम हुआ है क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इसने एक चलाया था संवत, ठीक है, जिसे कहते हैं गुप्त संवत। और उसका जो काल है वो है 319 से लेकर 320 के मध्य। और जो चंद्रगुप्त है, इसका जो शासन काल था ये था 319 से लेकर 335 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पर जो संवत चला है किसने? वो चलाया है किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसीलिए जो संवत चला है चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसी के माध्यम से इसका जो शासन काल माना जाता है क्या? वो माना जाता है 319 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य। हुआ क्लियर? और जो इसकी स्थापना तो किया था किसने? वो किया था श्रीगुप्त ने। ठीक है, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है किसका? गुप्त वंश का, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाधिराज की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसका विवाह हुआ था लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे मोस्ट आईएमपी याद रखना कि जो श्रीगुप्त का बेटा हुआ है कौन? घटोत्कच। घटोत्कच का जो उल्लेख हुआ है वो सूफिया अभिलेख में हुआ है। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ पर है? तो ये है रीवा में। रीवा यानी कि मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? इसलिए याला जो आपका फैक्ट है, जो भी बच्चे मध्य प्रदेश के होंगे उसके लिए आप मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन करता है एमपी में कि रीवा या सूफिया अभिलेख किस जिले में है? तो रीवा में है। क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ पर हमें गुप्त वंश के एक शासक घटोत्कच का उल्लेख मिला था, इसलिए। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। इसका आंसर क्या है? 319 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य। क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हुआ क्लियर? संस्था पूछता है आपसे तो उसका आंसर होगा श्रीगुप्त। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और कभी ये क्वेश्चन कर ले कि गुप्त किसके सामंती थे, तो वो कुषाणों के सामंती थे। हुआ क्लियर? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? इसका आंसर है वो है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि ये जो लेक्चर है वो तो गुप्तों का है। तो ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, ठीक है, इनकी जो पुत्री हुई है वो हुई है प्रभावती। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका विवाह हुआ था नाग कन्या कुबेर नागा से। और इनकी पुत्री हुई थी, वो हुई थी प्रभावती गुप्त। और इस प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो हुआ था वाकटक नरेश रुद्र द्वितीय से। और जो रुद्र द्वितीय है
इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनका जो पुत्र होता है वो बहुत ही अल्प आयु वाला होता है। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के सानिध्य में इनकी जो पुत्री होती कौन, प्रभावती, वो वाकटक जो राज्य है उसका शासन संभालती है। इसलिए वाकटकों का संबंध किससे रहा है, गुप्तों से रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन कराया उसने कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, तो वो कराया था प्रवरसेन प्रथम ने। यज्ञ क्यों कराते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आज वर्तमान तुलना ली जाए, जिस प्रकार से सरकार में एक लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, इसलिए आता है कि हम संख्या बल में बहुत अधिक है, हमारी सरकार कमजोर नहीं है, हम शक्तिशाली है, इसी लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। उसी प्रकार से पहले संसद नहीं थी तो राज्य था, तो राज्य अपना घोड़ा छोड़ता था और वो जहां तक भी जाए वहां तक किसी ने उसे नहीं रोका है घोड़े को, यानी ऐसा माना जाता था कि ये जो घोड़ा जिस राज्य का है उस राज्य का क्षेत्र यहाँ तक विस्तारित है, क्योंकि यहाँ तक किसी ने उस घोड़े को नहीं रोका है, न कि विश्वास प्रस्ताव पास हो गया कि यहाँ तक उस राज्य का विस्तार है। अपने साम्राज्य का विस्तार देखने के लिए ये घोड़ा छोड़ा जाता था। अगर जिसने घोड़ा पकड़ लिया उसके साथ होता था युद्ध, और युद्ध में जो जीत जाए वो उस क्षेत्र का राजा होता था। इस प्रकार से एक यज्ञ होता था, इसे अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। और इसी प्रकार से अश्वमेध यज्ञ जो है वो प्रवरसेन ने 4 कराया था। इसका कभी उल्लेख पूछ ले कि इस उल्लेख कहाँ लिखा है, तो इसका उल्लेख लिखा है सेतु बंध में लिखा है। कहाँ लिखा है, सेतु बंध में लिखा है, इसका उल्लेख किया गया है। वह क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो एक इतिहासकार हुआ है, उसका नाम हुआ है विसेंट स्मिथ। ठीक है, विसेंट स्मिथ जो है इसने बुक लिखा है, ठीक है। बुक का नाम क्या है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस बुक में जो है समुद्रगुप्त को, किसे, समुद्रगुप्त को क्या कहा है उसने, भारत का नेपोलियन कहा है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसने कहा था, तो वो कहा था विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसमें कहा था, किस बुक में कहा था, तो वो बुक है किसकी, विसेंट स्मिथ की, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। और ये है अपना विंध्य पर्वत, इसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, इसे बोलते हैं साउथ इंडिया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को पराजित किया था, और जो साउथ इंडिया है इसके 12 राजाओं को उसने पराजित किया था। किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं भारत का नेपोलियन। जिस प्रकार से फ्रांस में जिस प्रकार से शासन किया था नेपोलियन ने, ठीक है, उसी प्रकार से भारत में शासन किया इसने समुद्रगुप्त ने। और जो गुप्तों का जो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ है ये एक्चुअली समुद्रगुप्त के समय हुआ है, वह क्लियर। और जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय की थी तो यहाँ पर उसे बोला गया था राय चौधरी, यानी कि धर्म विजय की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था, राय चौधरी, यानी क्या मतलब होता है इसका मतलब बोला गया था धर्म विजय की संज्ञा दी गई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक फैक्ट याद रखना कि जो समुद्रगुप्त है इसके लिए इसके दरबार में तथा कौन, हरिसेन ने एक लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, जहां पर इसे 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता किस अभिलेख में बताया गया है, तो वो है प्रयाग प्रशस्ति।
किसने लिखा है? तो वो लिखा है इसका दरबार में तथा कौन? हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो ये ध्यान रखना कि कभी आपको आ जाए देवगुप्त, कभी आपको आ जाए देवराज, ये दोनों उपाधि किसकी है? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय की। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नाग से, और इनकी एक पुत्री हुई थी, वो हुई थी प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था वाकटक राजा रुद्र से। लेकिन रुद्र की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से उनका पुत्र होता है अल्पायु। इसीलिए जो प्रभावती होती है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सानिध्य में रहकर अपने वाकटक राज्य पर शासन करती है। ठीक है, इसलिए वाकटकों का संबंध किससे रहा है? गुप्तों से रहा है, भी ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्या? अन्य नाम। ठीक है, कभी आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि विक्रमादित्य, नरेश चंद्र, श्री विक्रम श्री, या सी विक्रम, या अजीत विक्रम, या परम भागवत, ये सभी उपाधियां किसकी है? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। एक अनुश्रुतियां हैं जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला गया है सकारी। सकारी कहा है, क्यों कहा गया है? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराया था, और इस प्रकार से इसने यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि C2 ने भारत से शकों का अंत कर दिया था। इसलिए एक अनुश्रुतियां हैं जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि सकारी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शकों को अंत किया था, और अंतिम राजा कौन था शकों का? वो था रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, जिस प्रकार से शकों का यहाँ से भारत से अंत हुआ था। इसलिए C2 यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। वह क्लियर, ध्यान रखना। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो ये ध्यान रखना कि नालंदा एवं गया के ताम्र पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और ये भी ध्यान रखना कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया जाता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने यानी कहाँ का? उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था। लेकिन विश्वविद्यालय, कौन सा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने इस प्रश्न का उत्तर जो है समुद्रगुप्त माना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ये ध्यान रखना। ठीक है, जो UPPSC है उसने माना था इसका आंसर C2, लेकिन जो UGC है जो अनुदान देता है विश्वविद्यालय को, उसने माना है कि नहीं, समुद्रगुप्त था प्रथम शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक में से संबंध है? तो ध्यान रखना, इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ अभिलेख अशोक तथा समुद्रगुप्त के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। वह क्लियर। और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह कौन? हरिश्चंद्र द्वारा समुद्रगुप्त का प्रशंसा पूर्वक वर्णन किया है। बताया था मैंने कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है। किसमें? प्रयागराज स्तंभाभिलेख में। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र के द्वारा, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ अभिलेख में मुगल बादशाह जहांगीर के लेख खुदे हैं और तथा
जहांगीर के लेख खुदे हैं और बिरबल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अशोक एक राजा, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा है जहांगीर और चौथा है बिरबल। ठीक है, इन चारों का जो उल्लेख है ये कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है प्रयागराज स्तंभ से। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, बिरबल, ये चारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको इलाहाबाद स्तंभ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये अभिलेख में प्रशंसा की गई है हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां से हटा दिया गया था। एक्चुअली क्या था, एक इतिहासकार हुआ है तेज राम शर्मा, इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर गुप्ताज, यानी गुप्तों का जो राजनीतिक हिस्ट्री है उसकी बुक लिखी है इसने तेज राम शर्मा ने, और उसमें उल्लेख किया है समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंद ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर, ये होता है इसका अर्थ। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, उसने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए, पर आएगा तो नहीं, किसे कहते हैं? तो वो है समुद्रगुप्त, जिसने ये उपाधि धारण किया था। किसके बाद? अश्वमेध यज्ञ के बाद। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। कथन पढ़िए। पहला कथन है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है। तो इसका आंसर ए तो सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन है इसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। गलत। जो देवी चंद्रगुप्तम है महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी? वो की थी विशाखदत्त ने। हुआ क्लियर? ये इस चीज को याद रखना कि जो विशाखदत्त है उसने एक महाकाव्य लिखा है, उसका नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। और ये क्या है? ये एक नाटक था। और ये ध्यान रखना, ये क्या है? नाटक है। हुआ क्लियर? ठीक है। और इसी ये जो है देवी चंद्रगुप्तम में, इसी में हमें एक राजा का उल्लेख मिलता है जो बहुत ही दुर्लभ राजा था, यानी जो बहुत कमजोर राजा था, वो था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। और रामगुप्त की हत्या जो है उसी का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय करता है और उसकी पत्नी से करता है विवाह। हुआ क्लियर? क्यों मारता है चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त को? शकों से ये हुआ था पराजित, यानी उन्हें पराजित नहीं कर पाया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से विवाह करके शासन किया है। ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है देवी चंद्रगुप्तम मिलता है। ये एक नाटक है, और नाटक किसका है? ये विशाखदत्त नाटक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कथन 3 पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। बिल्कुल सही है, बता चुका हूँ इसको आपको कि जो हरिसेन है इसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 सही है, यानी कि 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त होता है,
जो वर्तमान में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ी के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का भी चिन्ह अंकित था। तो इसका उल्लेख क्या है? इसका उल्लेख किससे है? स्मृति से। वो कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये एक्चुअली कौन था? विष्णु का उपासक था। इसीलिए विष्णु की स्मृति में इसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इसीलिए इसके जो शिखर है, यहाँ पर हमें विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह मिलता है। वह क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? मैंने बताया था आपको जस्ट इसके पहले कि मैं बताया था कि एक नाटक है, उस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और नाटक किसका है? ये है विशाख दत्त का नाटक है। इसमें रामगुप्त नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही दुर्लभ शासक था। और ये जो रामगुप्त है, इसने शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध ना करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की और खुद शिकर कहलाया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन सी। और जो रामगुप्त का उल्लेख है कहाँ मिलता है? ये विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्त में मिलता है। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ध्यान रखना, हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, क्या नाम था उसका? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों से ये जो हुण थे, ये बुरी तरह से परास्त हुए थे। हुण यहाँ पर कोई भी तत्कालीन शासन नहीं कर पाए, परंतु जो हुण के आक्रमण के बाद जो गुप्त वंश है, ये पूरी तरह से हिल गया था और इसके बाद जो है इनका पतन शुरू हो गया। वह क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो बोला है विचलित वर्ड, इसलिए बोला है कि इनके बाद जो है गुप्तास जो है इनका पतन शुरू हो चुका था। पतन के बहुत से कारण थे, परंतु उसमें से एक कारण क्या? हुणों का आक्रमण था। पतन के बहुत से कारण थे, परंतु उसमें से एक कारण जो है हुणों का आक्रमण भी था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछता राजा कौन सा है, तो वो है स्कंदगुप्त। ये ध्यान रखना। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेख मिलता है और भीतरी नामक स्तंभ लेख जो है इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और उल्लेखनीय ये भी है कि हुणों का पहला आक्रमण भारत में जो हुआ था, ये गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त ने इन्हें बुरी तरह से परास्त किया था। तो इसका आंसर क्या है? वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का भीतरी स्तंभ लेख। वह क्लियर? गुप्त सम्राट के पतन विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कारण नहीं था? तो ध्यान रखना, हुणों का आक्रमण हुआ था कब? स्कंदगुप्त के समय। ये भी था प्रशासन का सामंती ढांचा, जो प्रशासन था इनका सामंती ढांचा था, यानी कि जब ये कमजोर हुए तो इनके सामंती अपने आप को अपने प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए, जिस प्रकार से इनका जो केंद्रीय शक्ति थी वो नष्ट हो गई। तीसरा है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। ये ध्यान रखना कि जब मानव सभ्यता पैदा हुई
तो मानव सभ्यता में एक ही मात्र जानवर था मानव, जो किसी भी कंडीशन में एक साथ रह सकता था। और आप खुद देख सकते हो कि कुत्ते का अपना ग्रुप होता है, जानवर का अपना ग्रुप होता है, चींटी का अपना होता है, परंतु मानव एक मात्र जानवर था जो कहीं पर भी कुत्ते, बिल्ली, जानवर, शेर सबके साथ वो सरवाइव कर लेता था। इसीलिए जो इतिहासकार हैं उनने बताया है कि मानव को एक सूत्र में बांधने के लिए उसने पैदा कर दिया धर्म पैदा कर दिया, जिससे कि उसके बीच में एकता बंधी रहे। और एकता से क्या होगा कि वो जो है आपस में मेल मिलाप से रहेगा। अगर ये जो धर्म नहीं बनता तो ये बिखरे रहते, जिस प्रकार से जानवर बिखरे हुए हैं। जैसे कि मान लो यूरोप में कोई क्रिश्चियन होगा और भारत में क्रिश्चियन हुआ कोई, तो जैसे ही वो क्रिश्चियन यूरोप से निकलेगा वो कहाँ के रुकेगा, वो भारत के क्रिश्चियन घर में ही आके रुकेगा, क्योंकि उनके पास एक धर्म है क्रिश्चियन का, उस पर उनका ट्रस्ट है, इसलिए उस व्यक्ति पर ट्रस्ट होगा। जैसे कि भारत का हिंदू यूएस जाएगा तो किसी हिंदू के साथ ही वो सर्वाइव करेगा। इसलिए धर्म एकता का स्वरूप था स्टार्टिंग में। वह के लिए सबसे ऊपर धर्म है, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद व्यापार है, उसके बाद जाति है। इसलिए यहाँ पर बौद्धों ने जैसे ही इसलिए यहाँ पर गुप्तों ने जैसे ही हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध अपना लिया तो इनके बीच में डिवाइडेशन यानी कि विभाजन पैदा हो गया और ये कमजोर हो गए। अरबों का आक्रमण ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये इसका आंसर हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि अरब आक्रमण जो है 712 में हुआ है, ठीक है। कासिम ने किया था 712 में, और ये बात चल रही है 300 से 500 के बीच की, तो ये अरब आक्रमण इसका कारण नहीं है इसकी बर्बादी का। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर बता चुका हूं, ये है C2 यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का नाश किया और सकारी नामक उपाधि धारण की, और इसी उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत यानी कि चांदी के सिक्के चलाए थे। क्यों? क्योंकि उसने शकों का नाश किया था, इस उपलक्ष्य में उसने सिक्के जारी किया था, एक डेट वाइज कि मैंने ये काम किया तो मैं ये करूंगा, ठीक है, इस टाइप से। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये तो क्वेश्चन मोस्ट एमपी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो ये थी वाकटक वंश की शासिका थी। बताया था मैंने कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, और इनके पति मर गए, बेटा अल्पायु था, इसलिए शासन किया पिता के सानिध्य में रहकर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सानिध्य में रहकर। और ये कहाँ की राजिका थी और ये कहाँ शासन करी इसने, ये वाकटक वंश में शासन करी है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना ये नहीं जो है इसको ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। कुमार गुप्त का संबंध किससे है, तो वो मंदसौर अभिलेख से बिल्कुल सही है, ठीक है। पतिक का संबंध किससे है, तो वो है तक्षशिला अभिलेख से, ये भी सही है। प्रभावती का संबंध किससे है, उदयगिरी गुफा, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। समुद्रगुप्त का उल्लेख किससे है, तो वो है एरना से, ठीक है। ये ध्यान रखना कि प्रभावती गुप्त का संबंध उदयगिरी गुफा से बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है बोला है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, कौन सा बोला है, प्रथम विज्ञापन विश्व का। तो ध्यान रखना 10पुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें रेशम बुनकर श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए 10पुर अभिलेख। ये भी क्वेश्चन आता है कि रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो 10पुर आए या मंदसौर प्रशस्ति आए, उसका आंसर एक ही है।
और ये विश्व का प्रथम विज्ञापन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो इसका आंसर है मंदसौर या दसपुर शिलालेख। वह क्लियर है, ध्यान रखना। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? कहाँ की बात कर रहा है? उत्तर भारत की, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुप्त काल में ताम्रलिप्त तत्कालीन बंगाल यानी आज का बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था भृगुकच्छ, जिसे भड़ोच कहा जाता है, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी दिशा के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल के उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है दक्षिण पूर्वी एशिया से होता था और इस काल का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्त था। परंतु अन्य बंदरगाह जैसे कि भड़ोच, कल्याण, काम्बो आदि में से भी उत्तर भारत का व्यापार होता था, लेकिन जो मेन जो व्यापार होता था वो होता था ताम्रलिप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि मानना ये है प्यारा भारत, ठीक है। तो यहां पर था भड़ूच और यहां पर था ताम्रलिप्त, ठीक है। इन दोनों से ही उत्तर भारत का व्यापार संचालित होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो जो गुप्तकालीन प्रशासन का जो अनुक्रम था, सही क्रम क्या था? सबसे पहले था सम्राट, ठीक है। उसके बाद आता था देश, उसके बाद आता था विषय, उसके बाद आता था विधि, ठीक है, उसके बाद ग्राम, ठीक है। ये इस प्रकार से सीक्वेंस था। तो यहाँ पे क्या मिलता है? पहले मिलता है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फर्स्ट में, क्या? सम्राट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपका गुप्त काल का जो PYQ और जो MCQ है, इसका जो पहला पार्ट समाप्त होता है। इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। इसकी PDF मिल रही है आपको मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।